नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ हमारे चार साथी, चार मेहमान, राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आप सबको रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविवार को काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी वालों की छुट्टी नहीं है सर, आज भी छुट्टी नहीं है बीजेपी वालों की। खबर मैं आपको बताऊंगा, भी नहीं चाहिए, सरकार चला रहे हैं। हाँ। आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए आप जब राजनीति में घिरा हुआ महसूस कर रहे हो तो उससे निकलने का रास्ता क्या है, इसकी एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास आज हम ये वीकेंड शो शुरुआत इस तरीके से करेंगे। और इसके बीच में नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए जरा अगस्त का महीना कैसे बीता है, क्या चल रहा था अगस्त के महीने में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंटरनेशनल अफेयर्स में। ट्रंप लगे हुए थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का। राहुल गांधी कह रहे थे कि यही तो हम कह रहे हैं, ये अमेरिका के आगे झुक गए, नरेंद्र सरेंडर कर दिया। 40 बार 45 बार ट्रंप ने इस बात को कह दिया। फिर हम पे टैरिफ लगा दिया 50%। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 3-4 दशक के सबसे न्यूनतम स्तर पर जाकर के गिर गए। सब पूछ रहे थे मोदी क्या करेंगे, ट्रंप का सामना कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे। फिर राहुल गांधी लेकर निकल गए अपनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर। वोट चोरी का आरोप लगाया। वो मोदी जी को वोट चोरी बोलने लग गए। तो एक तरफ पॉलिटिकली घेरने की कोशिश हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में आपने देख ही लिया संबंधों में हमारी कितनी खटास आ चुकी थी। और इस सब के बीच बाजार से भी कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। बाजार उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, जितनी ग्रोथ दिखाई दे रही है नंबरों में उतनी सेंटिमेंट में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। फिर इस बीच 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक ऐलान किया कि इस बार दिवाली का डबल धमाका होगा। उसके 20 दिन के बाद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होते हैं जीएसटी के अंदर। इस बीच ट्रंप को लेकर मोदी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। भारत सरकार कुछ नहीं कहती। ट्रंप अपने बयान बदलते रहते हैं। एक वक्त कहते हैं हमने भारत को खो दिया, और उसके बाद एक उनका पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है जिस पर प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट भी करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे और अमेरिका के संबंध बेहतर है। अचानक से ऐसा लग रहा है अब कि शायद दोनों देशों के संबंध फिर ठीक हो जाएं। जीडीपी ग्रोथ के नंबर आते हैं तो पता लगता है कि इस साल के पहले क्वार्टर में आपकी ग्रोथ रेट जो है लगभग 8%, 7.8% रही। वोट चोरी के जो आरोप लग रहे थे उस बीच में बिहार में एसआईआर का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को नहीं रोकता। तो हर लिहाज से जो बादल दिखाई दे रहे थे एनडीए सरकार या मोदी सरकार के ऊपर, वो धीरे धीरे छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और आज तो वो पूरे फॉर्म में है। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आज संसद भवन में एनडीए के जितने सांसद हैं उन सबको उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट डालना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, ये 2 दिनों तक चलेगी। इस बीच प्रधानमंत्री जब आज वहां पहुंचेंगे या पहुंच चुके होंगे तो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर उनका स्वागत भी किया जाएगा, उनका सम्मान भी किया जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी वजह से किए जीएसटी रिफॉर्म किए। कल वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिफॉर्म्स की तारीफ करे या आलोचना करे। आलोचना कर नहीं सकते इसलिए इसका क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की बिहार चुनाव से पहले जो वो यात्रा लेकर निकले थे, अब वहां बातें ये होने लग गई क्या तेजस्वी यादव को अपने से दूर कर दिया है राहुल गांधी ने। आज कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार में तो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हो गए हैं। तो वहां विपक्षी खेमे के अंदर क्या कहीं कोई दरार जैसी कुछ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस सब के बीच यहां प्रधानमंत्री अपना काम और अपनी पार्टी का काम वो अपना तेज गति से आगे ले जा रहे हैं। तो पहले आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर, नज़ारा बदला है या नज़र बदली है? 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है कि अगस्त का महीना शुरू में काफ़ी पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक माहौल बना देश में, फिर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और सबसे ज़्यादा जो उसमें पंचर करने का काम किया उस माहौल को ट्रंप साहब ने किया। वो लगातार 40 बार तो उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाया, तो इन सब के बीच माहौल और उधर बिहार में जिस तरह अब महागठबंधन की यात्रा निकल रही थी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 7 अगस्त को हुई थी, वो सबको लेके एक सरकार के खिलाफ एक माहौल बना। लेकिन 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की घोषणा की, उससे माहौल थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी लोगों को था कि पता नहीं कब हो पाएगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली का तोहफा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आपकी दिवाली बढ़िया बनेगी। उसके बाद जब बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की और वो पूरी मैराथन बैठक में वो सारी घोषणाएं हुई, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बाजार के लिए बना। और उसके साथ साथ
एससीओ की बैठक जो उसके पहले हुई, जी बिल्कुल, एससीओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए। जापान में जिस तरह उनका स्वागत हुआ और जो उन्होंने समझौते किए, भारत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी। उसके बाद फिर चीन गए। चीन में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठकें हुई, बातचीत हुई और वो फोटोग्राफ हुए, पूरी दुनिया ने देखा। तो उस सबसे जो विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नकारात्मक वातावरण बन रहा था, ट्रम्प साहब की कृपा से वो जो है दूर होना शुरू हुआ। और ट्रम्प साहब को भी लगा कि मामला तो हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने एक पागल दीवाने प्रेमी की तरह उन्होंने एक ट्वीट किया कि वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, यानी हमने खो दिया। और वहाँ से फिर बर्फ पिघली और मोदी जी का भी एक सकारात्मक संदेश गया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, 9 तारीख को होंगे। कैंडिडेट का जीतना तय मतलब तय, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब बल्कि सरकार तो कोशिश कर रही है कि उसकी जो लीड है वो और बढ़े। तो वो चुनौती विपक्ष के सामने है कि कैसे रोके। एक महीने में सेंटिमेंट जो था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया। हम मान सकते हैं। देखिए, सारा खेल परसेप्शन का होता है। राजनीति में यथार्थ से ज्यादा परसेप्शन काम करता है, और परसेप्शन जो पहले नेगेटिव बन रहा था, अब परसेप्शन बदला है। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव, अगर तो क्या मतलब राष्ट्रपति चुनाव में जीत तो तय ही है, उपराष्ट्रपति चुनाव में उस जीत के बाद और माहौल में एक बदलाव भी आएगा राजनीतिक रूप से। कि देखिए परसों तो है सर चुनाव, हाँ परसों 9 तारीख को उसी दिन गिनती हो जाएगी, उसी दिन वो तो शाम तक गिनती, उस वोटिंग के बाद गिनती शुरू हो जाती है तुरंत और आ जाएगा। तो वो भी उसमें एक ऐड ऑन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो, और उसके तुरंत बाद बिहार चुनाव की घोषणा भी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। तुरंत बाद मेरा मतलब ये नहीं अगले दिन, मतलब 10-15 दिन बाद, मंथ एंड तक। और बिहार चुनाव में जैसे ही देश जाएगा उसके बाद फिर वातावरण और ज्यादा राजनीतिक हो जाएगा। जैसा कहते हैं कि राजनीति में पेशेंस की बड़ी अहमियत, पेशेंस की, और राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। हाँ, और वो सब दिखा इस पिछले एक महीने में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आपको एक उदाहरण दूं, जी, लोकसभा चुनाव के बाद एकदम नेगेटिव सेंटीमेंट बना, 240 सीटें आई, 400 पार नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा ने फिर तस्वीर बदल दी। तो ये राजनीति को उतार चढ़ाव, दिल्ली का परिणाम आया था, दिल्ली का नतीजा नहीं, मतलब तुरंत बात कर रहा हूँ, बात दिल्ली का। तो अब उसके मतलब मौसम बदला मोदी सरकार को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि हमेशा मौका, मौसम और माहौल प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में ही रहा है हमेशा से। ठीक है, ये जरूर है कि उनकी उम्मीदों के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा होगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार, जिस तरीके से 2019 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी का काम रहा है, या 2014 से लेकर 2024 तक का प्रधानमंत्री मोदी का जो परफॉर्मेंस रहा था केंद्र की राजनीति में, उसके बाद ये उम्मीद थी कि भाई 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का काम देखने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो अब की बार 400 पार का जिक्र कर रहे हैं, तो देश की जनता भी उस सेंटिमेंट के साथ है। लेकिन थोड़ा उसका सेंटिमेंट का हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक गई। तो यह कहा गया कि भाई एंटी मोदी सेंटीमेंट देश के अंदर है। लेकिन उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का फिर उसके बाद हरियाणा चुनाव जीतते हैं, महाराष्ट्र जहां लोकसभा चुनाव में इतना बुरा प्रदर्शन होता है वहां इतना शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके बाद अगर आप देखिए दिल्ली चुनाव, जहां केजरीवाल 10 साल से सत्ता में थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनाती है और केजरीवाल खुद चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद आप प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, सिर्फ देश के अंदर नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से सम्मान और वर्चस्व बना हुआ है, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लीड लेते रहे, चाहे ट्रंप का जो मामला रहा, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ, उसमें भारत ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। उसके बाद ट्रंप के साथ एक मतभेद टैरिफ को लेकर उपजे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे किस बेहतर तरीके से, किस शांत तरीके से, धैर्य के साथ उसका सामना किया कि आखिर में ट्रंप को झुकना पड़ा। और ट्रंप के ट्वीट बता रहे हैं कि अब उन्होंने अपने कदम वापस खींचने की तैयारी दर्शाई है। तो मुझे लग रहा है कि सारा फिर जापान का दौरा होता है, फिर एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल फ्रंट हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का फ्रंट हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह बेहतर प्रदर्शन। और देश के हित में क्या हो सकता है, देश में जीएसटी में जिस तरीके से दरें कम कर दी है, 2 स्लैब बना दिए, इतनी बड़ी राहत दी गई है। तो मुझे लगा कि सभी फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। और फिलहाल मौका, मौसम और माहौल तीनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ है देश में। राइडर में लगा दूं कि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है। वो अभी सही कह रहे हैं, ध्यान रखना कल कुछ क्या कहते हैं, हमें तो मोदी जी पे भरोसा। लेकिन ये उतार चढ़ाव के बीच पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर क्या है पिछले एक महीने में जो हुआ? जो प्रधानमंत्री जी की पहचान है और जिस बात को वो कहते हैं हमेशा कि यही समय है, सही समय है, तो हर समय को सही समय समझकर स्थितियों को बदलने के लिए, और एक जो उनकी परमानेंट जो एक सोच है कि आपदा में अवसर ढूंढना। अगस्त का महीना आपदाओं का में से अवसर निकालने का मौका था, चाहे वो ट्रंप साहब ने जिस तरह से टैरिफ को लेकर किया, उससे पहले वो सीज फायर को लेकर किया, फिर चाइना के साथ जिस तरह से बात हुई। अब चाइना में भी सोचिए, आज एससीओ को लेकर हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले एससीओ की जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई उसमें तो पहलगाम पर उन्होंने जिक्र नहीं किया, साइन नहीं किया। तो
ऐसा नहीं कि बहुत आसान कुछ हो गया था कि अमेरिका और चाइना को लेकर, और चाइना पर जो बातचीत हो रही है, ट्रंप के टैरिफ की जो बात हो रही है, उसके से एक और अवसर निकाल के जीएसटी पर आपने रिफॉर्म का फैसला कर लिया। रिफॉर्म पर चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन तुरंत उस पर फैसला करना, प्रधानमंत्री का 15 रोल आउट हो जाना, तो वो सारी बातें उस पर काम कर रही हैं। और मैं देख रहा था कि ये 9 तारीख को सितंबर में चुनाव होना है उपराष्ट्रपति का, वो भी एक झटका ही था बड़ा कि धनखड़ साहब ने जैसे इस्तीफा दिया, या धनखड़ साहब से जैसे इस्तीफा लिया गया, झटका ही था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, नाम भूल गया एग्जैक्ट सही कहना, तो वो नकारात्मक माहौल नकारात्मक बना। तो उन सब से निकलकर आज आप वापस एक ठीक जगह पर खड़े हुए। 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा, वो तो जीत ही जाएंगे। कितना बड़ा वो जीतते हैं वो उसमें है कि इंडिया ब्लॉक को, और जो नॉन इंडिया ब्लॉक, नॉन एनडीए ब्लॉक है, उसमें से कितने वोट एनडीए कैंडिडेट लेकर आता है, तो वो एक उस माहौल को और मजबूत करेगा। सर, ये जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हुए हैं जी, आप सरकार ने कुछ अपेक्षाएं की होंगी नतीजों की। जैसे मैं एक पढ़ रहा था इंडस्ट्री के एक व्यक्ति की बात, तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से लेकर नए साल के बीच में 50 लाख करोड़ का कारोबार होगा। तो अगर ऐसा इंडस्ट्री सोच रही है, सरकार के भी कुछ अनुमान होंगे ऐसे, लेकिन ये सब अभी देखना है सर। बिल्कुल ठीक बात है। वो माहौल बनता है कि नहीं बनता? नहीं, माहौल बिजनेस का बनेगा। जो अभी स्लंप हो रहा था, एक नेगेटिविटी भी थी मार्केट में भी, टैरिफ को लेकर जो हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट था, टेक्सटाइल का, वो सब भी, और जीएसटी की वजह से लगातार जो बात हो रही थी। अब 50 लाख करोड़ तो इतना बड़ा है, क्योंकि 50 लाख करोड़ तो मतलब आप तब कह रहे हो जब नया मार्केट कोई थोड़ी मिल जाएगा। इससे एक मार्केट में थोड़ा सा उछाल आएगा कि भाई कारें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, एसी है, और अभी ये फेस्टिव सीजन भी है पूरा, अब यहाँ से दिसंबर तक, तो उसमें मदद मिलेगी। लेकिन ये तो इसको ये कह देना कि नहीं बहुत बड़े फैसले इस तरह से किए गए, तो ये तो 8 साल से चल रहा था जीएसटी का, तो 8 साल तक आपने लोगों को पूरा वही किया है ना। कांग्रेस वाले यही तो पूछ रहे हैं कि हाँ, 8 साल तो जो 8 साल कमाया, हाँ, वो कहाँ गया? हाँ, लेकिन फिर भी अब जो हुआ है वो ठीक है, बेहतर है। किसी भी समय पर कोई काम हो जाता है, उसको उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम, उस पर लेना चाहिए। सर, आज ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त जो है देश का माहौल वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए, 2 तरह से इसे देखा जाना चाहिए, एक डोमेस्टिक पॉलिसी, एक फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे विदेश नीति सीखी जानी चाहिए कि कैसे की जाती है। और मैं सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के आप बयान देखिए जो कि ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर उन्होंने दिए, कि हमें ये देखने में मिला जिस तरह से भारत ने डील किया ट्रंप से, हमें भी उसी तरह से डील करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के अपने बयान इस तरह के हैं। दूसरी तरफ आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी ईगो को पीछे रख के देश के हितों को आगे रखा। आप ट्रंप के टैरिफ को देखिए, उसके बाद उन्होंने जो एससीओ में शिरकत की, वो स्ट्रेटेजिक वे में उन्होंने एक सिग्नलिंग की कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, देश के साथ ऐसा करेंगे, तो हमारे पास और बाजार या और जो एवेन्यूज हैं वो भी खुले हुए हैं। अब आप इसके बाद की बात देखें, जैसे कि जो ट्रंप ने अगर सिग्नल ऐसा दिया कि वो पीछे हटना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जो हैं 8 तारीख को ब्रिक्स की बैठक में खुद शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्चुअल बैठक हो रही है खुद नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लूला का जो प्रेसिडेंट लूला जो है, उन्होंने जो ये ब्रिक्स की बैठक वर्चुअली बुलाई है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ को लेकर, डिस्कशन को लेकर है। हम उस एजेंडा का पार्ट नहीं बनना, हम उसके एजेंडा का पार्ट जानबूझ के नहीं बन रहे, एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिका साउंड करे। देखिए, भारत ये जानता है, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भारत का कोई फायदा नहीं होगा यूएस से झगड़ा मोल लेके। यूएस से झगड़ा लेने का कोई फायदा भारत को नहीं होगा, लेकिन अगर यूएस दोस्त रहता है तो भारत को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें, प्रधानमंत्री को यह पता था कि दिवाली और इस पूरे जो फेस्टिवल सीजन में बहुत ज्यादा बाजार में जो है लोग खरीदारी करते हैं, बाजार में बहुत ज्यादा लोग जो है पैसा डालते हैं। ऐसे में इस वक्त जो है जीएसटी के ये जो दरें हैं, जिसे कम करना और या फिर रीवैम्प करना, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक है। इससे जो एक सेंटिमेंट बाजार में जो है वो नेगेटिव था कि इस बार खरीदारी होगी नहीं होगी, यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनियां इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इस बार जो फेस्टिव सीजन में कितना जो है ऐड आएगा या कितने लोग जो है आगे आएंगे। इस पूरा माहौल को प्रधानमंत्री ने बदल दिया। और अभी आप देखिए, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कार कंपनियां अभी से अपनी कारों की कीमतें कम करने के एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं। टाटा, महिंद्रा, सबने, इनके अलावा 2 टोयोटा,
सबने ये बिलोंग, कहा है, इन हाँ, सबने सबने कम- कहा कि हम अभी से कम और करें। अच्छी खासी गिरावट डेढ़ हुई है डेढ़ गाड़ियों दो के दो दामों लाख में। रुपए कम कर जी रहे हाँ। हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि सेंटिमेंट पूरी तरह से बदल दिया गया। दूसरी तरफ आप जो प्रेशर प्रधानमंत्री पे था, अगर आप अदरवाइज पार्टी के अंदर का प्रेशर देखें, आरएसएस ने जिस तरह के बयान दिए, पार्टी के अंदर प्रेशर होता है मोदी जी पे। जिस तरह के आरएसएस ने बयान दिए, उससे और रिलैक्स हुए पार्टी, तो और अभी रिलैक्स। आरएसएस ने आज भी बहुत सारे बयान दिए हैं सर, उसकी बात उस पे करेंगे। बात वो कर 3 लेंगे। दिवसीय जो समन्वय बैठक चल रही थी वो आज खत्म हो गई है, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन आइए अब जरा चलते हैं पॉलिटिकल सीन पर। तो उससे तभी ये तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए, ये संसद भवन संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये उनका सारे सम्मान सांसद किया हैं, जा रहा ना। वो वहां पर मौजूद थे। आज उनका सम्मान भी किया गया जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के। वित्त मंत्री ने अब जिस तरीके से इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें भी कही हैं, तो वो एक पॉजिटिव नोट पर माहौल को ले जाने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने कहा था दिवाली का डबल धमाका होगा। अब सरकार कह रही है कि उसकी पूरी तैयारी जो है वो हमने कर ली है, और इस पर हम लोग बात लगातार करते रहेंगे। मैं आपको बिहार की बात बता रहा था। बिहार में आज नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। तो एलाइज जो है वो भी अपने काम पर लगे हुए हैं भाई, और बिहार में तो सबसे ज्यादा नीतीश जी का ही दाव पर लगा हुआ है ना। तो नीतीश कुमार जी ने आज से महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, और ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये महिला वोटर्स के लिए नीतीश कुमार की बिल्कुल एक गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को, नोट कीजिएगा, हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ऑनलाइन 10,000 रुपए की पहली किस्त इसी महीने जारी कर दी जाएगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है, और इतना ही नहीं है, इसके बाद यह आंकलन किया जाएगा। ये तो हुआ जिसने भी आवेदन कर दिया, हर महिला को 10,000 रुपए मिल गए, उसको इसमें कोई महिला को नहीं है। हर परिवार की एक महिला, हर परिवार की एक महिला, हर परिवार की एक महिला को उसको 10,000 रुपए मिल गए। अब अगर वो कोई स्वरोजगार शुरू करने में कामयाब हो जाती है, तो सरकार फिर इसके बाद वित्तीय मदद को 2 लाख रुपए कर देगी उस महिला के लिए जिसने 10,000 से कोई छोटा स्टार्टअप मान लीजिए शुरू किया, या कुछ भी एक व्यवसाय शुरू कर लिया। फिर वो 2,000 रुपए की वित्तीय मदद की पात्र जो है वो बन जाएगी। और इससे सरकार को ये लग रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए महिलाएं हैं, खास तौर पर उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो एक वो जो आजकल दूसरा कल्चर है कि सीधे हर महिला के खाते में पैसा डालना, वो एक मॉडल वो है, और एक मॉडल ये है जिसमें आप कहते हैं कि भाई हम आपको रोजगार के लिए सबल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का तरीका है। मुझे लगता है ये एक बहुत गेम चेंजर स्कीम नीतीश कुमार लेकर आए। देखिए, वैसे भी अगर बिहार की आप बात करेंगे तो बिहार में महिला वोटर्स जो है वो हमेशा नीतीश जी के साथ रही है। नीतीश जी ने जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के लिए शराबबंदी से मुक्ति दिलाई, शराबबंदी लेके आया, तब महिलाओं ने उनका सम्मान किया। बेटी के लिए उन्होंने जो साइकिल इसकी शुरू बांटने की थी, सिलाई मशीन उन्होंने जो बांटने की शुरुआत की थी, तो महिलाओं के अंदर बहुत लोकप्रिय। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जब एनडीए की जो बैठक ली थी उसमें अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र करा, अमित शाह ने बैठक में, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो मंदिर, महिला और मोदी जी खुद जुड़े हुए, नीतीश जी के साथ भी महिलाएं जुड़ी हुई है। तो मोदी जी और नीतीश जी अगर दोनों साथ में है तो सारी महिलाओं के वोटर एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए। तो आधी आबादी का जो वोट अपने तरफ ट्रांसफर करने की जो कोशिश है, मुझे लग रहा है उसमें ये एक बड़ी भूमिका स्कीम में आपको दम दिखाई देता है। निश्चित रूप से 10,000 रुपए अगर आप एक घर की महिलाओं को दे रहे हैं, और इस बात की आप गारंटी दे रहे हैं कि 10,000 तो आपको पहले मिल ही रहा है इसी महीने में, और अगर आप 3 से 4-5 महीने में कोई बेहतर काम शुरू करते हैं और ऐसा लगता है कि आप काम कर रहा है, इस पूरे इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय कंट्रोल करने वाला है, वो देखने वाला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अगर आप बेहतर करते तो आपको 2 लाख रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। जैसे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए के लिए भी आपसे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, तो 2 लाख आपको दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत गेम चेंजर है। और इसके अलावा 40 से ज्यादा स्कीम, जिसमें 400 रुपए का आपने 1200 रुपए कर दिया, युवाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया, जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आपने 2 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी। तो तमाम जो नीतीश कुमार की योजना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में जाने वाली है, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। इसका जवाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। हम हर महीने कुछ एक अमाउंट वो तो प्रशांत किशोर को भी बोलना पड़ा कि हम 2,000 रुपए महीना वृद्धाश्रम की पेंशन शुरू करेंगे। और फिर तेजस्वी जी ये तो कहेंगे ही कि हमारी स्कीम फिर चुरा ली। वो हर स्कीम पर ये कह रहे हैं कि हमारी स्कीम कॉपी कर रहे हैं। अब पॉलिटिकली आपको दोनों खेमों की खबर बिहार से मैं देता हूं, क्योंकि अब 1 महीने में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो नीतीश कुमार यानी एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, अब वो अपने साथियों को समेटने में लगे हैं। सबसे पहले तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के घर पर
उनके सभी साथियों की बैठक हुई, जिसमें खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आप कह सकते हैं गया हुआ था। इसमें लेफ्ट के नेताओं को नहीं बुलाया गया था। मुकेश साहनी लेकिन इस वीआईपी पार्टी के वो इस बैठक में थे। अब वहां यह बताया जा रहा है कि मुकेश साहनी जो है और कांग्रेस, इन्होंने जो सीटों की डिमांड रखी है वो आरजेडी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन का खेमा और बड़ा हो गया। अब इसमें 8 पार्टियां हो गई हैं। अब इसमें जो चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं, पशुपति पारस जी, उनकी पार्टी भी आ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसके अंदर आ गई। हेमंत सोरेन ने भी, आपको याद होगा, राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत की थी, तो वो भी सीटें मांग रहे हैं। इन दोनों को तो आरजेडी अपने खाते में से सीटें देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड उनकी होगी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो इस बार 90 सीटें मांग रही है। 72 सीटों पर लड़े चुनाव, इस वक्त वो 90 पर आ चुके हैं। और कांग्रेस के लीडर्स खुलेआम इस वक्त ये कह रहे हैं कि महागठबंधन बिहार के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। और जो यात्रा अभी निकली है, इससे एक जबरदस्त क्रेज और जोश युवाओं में खास तौर पर महसूस हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को 90 से कम पर तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, और इस बार सीटें भी उसको कुछ अपनी पसंद की लेनी चाहिए। जो वो कहते थे कि पिछली बार उनको नहीं मिली, कमजोर सीटें मिली, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब था। 70-72 में से 19 सीटें केवल वो जीत पाई थी। मुकेश साहनी ने 2 डिमांड रखी है कि मुझे आप डिप्टी सीएम भी बनाइए अगर जीतते हैं, और मुझे 40 सीटें भी दीजिए। तो ये तेजस्वी यादव जो है, ये उनका इस वक्त टेंशन जो है वो चल रहा है। मुकेश साहनी का बयान है हमारे पास, सुनाता हूं आपको। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है, और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा नंबर। मुकेश साहनी तो पहले इतना खुश लग रहे हैं जैसे डिप्टी सीएम बन गए हो। शपथ लेने जा रहे हैं। अब इस तरह के जो दल होते हैं वो कुछ ना कुछ शर्त उनकी अपनी रहती है, और डिप्टी सीएम समझते हैं तो फिर वो कहेंगे अच्छा डिप्टी सीएम नहीं बना रहे तो कम से कम 2 कैबिनेट हो, 1 स्टेट हो, ऐसा सब चलता है। कांग्रेस और इन्होंने अभी थोड़ा सा आरजेडी को परेशान कर रखा है। कांग्रेस को, एक तो अभी आपने कहा कि वो राहुल गांधी जी इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ राष्ट्र में वो गठबंधन के बड़े नेता हो सकते हैं। बिहार में तो नेता ही तेजस्वी जी हैं, बड़े छोटे का कोई सवाल ही कहाँ है उसमें। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के नेता अकेले ही तेजस्वी जी है मेरे ख्याल से। और उनके साथ जैसे अभी बैठक होती है तो थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। 72 सीटें पहले मांगी थी, तो उस समय उन्होंने उनका गाड़ी रोक दी थी सरकार बनने से। अब 90 सीटें करके और पक्का करेंगे क्या? तो एक जेन्युइन तरीके से आप उसको एनडीए को देखिए उधर दूसरी तरफ, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ गई है 75 सीटों के बाद भी है। लेकिन वहां सीटों को लेकर इस तरह से मारामारी नहीं हुई कि उसके हिसाब से तो 150 सीटें माननी चाहिए बीजेपी को। लेकिन वो आज भी एनडीए में जेडीयू से 1 सीट कम पर भी तैयार होने को, क्योंकि उनका मकसद है कि सरकार वहां पर बने। 90 सीटें लेने से सरकार बन जाएगी ऐसा तो नहीं है ना। यदि ऐसा होता है तो 90 सीटें मिल जाए कांग्रेस को, वो बात नहीं है। लेकिन एक एक्चुअल क्या होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से हमारा स्टॉक अप हो गया। स्टॉक अप हो गया तो वो 17 सीटें 19 सीटें जो आई थी उसको 25 30 40 50 सीटों में बदलें। नंबर बढ़ने से सीटें थोड़ी जीती जाती हैं, नंबर कम भी हो तो भी आप सीटें बढ़ा सकते हो। आप देख लीजिए ना, एनडीए में दोनों के पास बराबर सीटें थी, बीजेपी को 75 मिली, उनको 44 मिली, तो उससे कोई बड़ा फर्क। 27 में लड़े थे, 1 सीट जीते थे पिछली बार। हाँ, तो इसलिए नंबर मिलने से फर्क नहीं पड़ता, आप कैसी सीटें ले रहे हैं और उन सीटों पर कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भी याद रहे कि मतलब कांग्रेस को कि अब वो यात्रा तो खत्म होगी, उसके बाद भी चुनाव में भी रहना पड़ता है मैदान में। ये ना हो कि अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी दिख नहीं रहे क्योंकि यात्रा के बाद। हाँ, तो वही मैंने कहा कि अब चैप्टर ये खत्म नहीं हो गया है, उस पर थोड़ा सा आगे काम। डेस्टिनेशन भी निकाल के बताया मुझे कि राहुल गांधी कहाँ है, विदेश में है, ऐसा मुझे बताया गया। विदेश में गए हुए राहुल गांधी इस समय थक गए। 15 दिन की जो यात्रा, 17 दिन की उन्होंने यात्रा की, 1300 किलोमीटर की यात्रा की। तो तेजस्वी यादव तो बिहार में ही, मतलब पटना में उन्होंने डांस कर लिया अपने भांजों के साथ। राहुल गांधी विदेश यात्रा चले गए। लेकिन उधर एनडीए में भी सब ठीक नहीं है सर। चिराग पासवान की हम लोग अक्सर बात करते हैं। जिस दिन आपको याद है अभी 4 तारीख को प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने के मामले में बीजेपी और एनडीए के सारे सहयोगी जो हैं बिहार बंद करा रहे थे, उस दिन चिराग पासवान एक रैली कर रहे थे और उनकी रैली में यह कहा जा रहा था कि देखिए आज बिहार बंद के बावजूद कितने लोग आए हैं। मतलब कि जी बिहार बंद की कामयाबी बता रहे थे कि फेलियर बता रहे थे। ये कह रहे थे कि इतने लोग आए हमारी रैली में, आज बिहार बंद है, जबकि और वहां नारे लग रहे थे, सर हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो,
चिराग पासवान जैसा हो। तो ये नारे जो है फिर उनकी मुकेश रैली में लग सैनी रहे पर थे। तो नहीं बोलना सीटों पर वो मुकेश सैनी तो डिप्टी सीएम ही बनना चाहते हैं, वो तो सीएम बन रहे हैं वहां पर। आओ, मैं सुनाता हूं आपको, अब देखिए उनकी रैली में क्या हुआ था। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। अच्छा, और इनके और प्रशांत किशोर के बीच में कुछ जुगलबंदी चल रही है, नहीं चल रही है, इसको लेकर अटकलें बंद नहीं हो रही, और अब वो और बढ़ गई। इन्होंने भी दबाव बना रखा है 40-45 सीटें लड़ने के लिए, लेकिन बहुत छोटे पार्टनर हैं उसके अंदर माने जाते हैं। लोकसभा में स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, 5 सीटें लड़े थे, 5 की 5 जीत गए थे। प्रशांत किशोर ने कहा सर कि अगर 12-12 लोकसभा सीटों पर नीतीश जी की पार्टी और बीजेपी जो है 100-100 सीट लड़ सकती है, तो 5 सीट पर इनको 40 तो मिलनी चाहिए। इनके लिए बैटिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर बैटिंग इनके लिए इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं जितना चिराग पासवान का वो बढ़ाएंगे वेट, उतना ही चुनाव के बाद जो समीकरण बनेंगे उसमें चिराग पासवान के साथ उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं एक बात मुकेश सहनी भी कहना चाहता था। मुकेश सहनी दरअसल बिहार में संजय निषाद हैं। अच्छा, वो समाज भी उसी समाज से भी आते हैं, जैसे संजय निषाद जो है कभी भी कुछ भी योगी जी के लिए, बीजेपी के लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते हैं, तो मुकेश सहनी भी उसी स्टाइल में, अभी से उन्होंने अपने को स्वयंभू डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। तो वो ये छोटी पार्टी में मजेदार बात भी उसने ये बोलकर रखा कि अगर मोदी जी निषादों को आरक्षण दे देंगे तो मैं उसी दिन इंडिया का हिस्सा बन जाऊंगा। तो ये भी नहीं, प्रस्ताव आरक्षण लेकर तो नहीं शायद उनको शेड्यूल कास्ट में उसमें हाँ, मतलब SC उसमें में अगर दे डालना दिया है, तो SC तुरंत कैटेगरी शामिल हो जाऊंगा उसके अनुसूचित अंदर। जाति में डाल, यही बात तो संजय निषाद की भी है। लेकिन जो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर वाली बात आप कह रहे थे, देखिए प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के आप पैटर्न को देखिए। न चिराग पासवान प्रशांत किशोर पे अटैक कर रहे हैं और न प्रशांत किशोर चिराग पासवान पे अटैक कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है जी। तो ये क्या बताता है? और जो ये नारा लगा, इससे सबसे ज्यादा चिंतित तो नीतीश कुमार जी को होना चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। नीतीश कुमार जैसा बोलने के बजाय चिराग कहीं पासवान। कोई संभावना दिखती है आपको कि एनडीए से अलग चले जाएंगे? चुनाव के बाद क्या संभावना बनती है? चुनाव से पहले तो नहीं चुनाव है। से पहले कोई संभावना नहीं है। चुनाव से पहले उनको एनडीए में रहकर चुनाव लड़ना, वही उनके लिए चिराग फायदेमंद। पासवान की रैली में तो चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, और किसको बनाएंगे? ऐसा तो नहीं, वैसे बनाए- ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी राजनीति में हाँ, होता है उसमें तो कोई उसकी ऐसा- महत्वाकांक्षा तो ये है ना कि वो मुख्यमंत्री बने, तो इसमें बुरा क्या है? वो भी उनके नहीं, लेकिन बीजेपी की रैली में तो नहीं लगता कि सम्राट चौधरी जैसा हो। चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की रैली में नहीं लगता ना। बीजेपी अगर जो है बीजेपी वो अलग पार्टी जो है उसने अलायंस काफी समय से किया हुआ है। आप इसकी चिराग पासवान की बात करें, चिराग नहीं, पासवान राहुल जब आप एक गठबंधन में चुनाव लड़ रहे